नमस्कार। सनराइज स्कूल हरसोर की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, मौर्य वंश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी, तो आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी, तो मौर्य वंश की स्थापना मौर्य वंश की स्थापना तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध महाजनपद पर एक नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक जिसका नाम गनंद था। नंद वंश का शासक गनंद था। तो 326 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का शासक गनंद शासक था। तो उस समय हमारा जो पश्चिमी भारत है वो विदेशी आक्रांताओं से ग्रसित था और नंद वंश के शासक गनंद के ऐसा कर के कारण मगध की जनता असंतुष्ट थी और इसके लिए मगध को एक इस प्रकार के सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी जो उस संकट से निजात दिला सके और मगध साम्राज्य को बचा सके। तो इस स्थिति में कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो उनका एक शिष्य था। उनका शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अब मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अब इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रथम मौर्य शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है,
जिनको विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी सहायता से मगध के शासक बने। और मगध के शासन के समय सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी उम्र थी 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने और लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था, जिसने 305 ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसके तहत सम्राट अशोक से फिर इनकी संधि हुई 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई और उस संधि के तहत 500 हाथी सेल्यूकस को दिए गए और इसके बदले सेल्यूकस ने पूर्वी अफगानिस्तान, काबुल और गंधार, ये राज्य थे वो चंद्रगुप्त को सौंपे गए थे। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया था। यानी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा
इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, हेरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गंगा यमुना के क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र तथा कश्मीर व पूर्वी अफगानिस्तान का काफी बड़ा भूभाग शामिल था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, हेरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गंगा यमुना के क्षेत्र तथा कश्मीर व पूर्वी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ग्रहण की थी और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला जो वर्तमान में मैसूर कर्नाटक में है, वहां उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मगध के शासक बने और इनके साम्राज्य में काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, हेरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गंगा यमुना के क्षेत्र तथा कश्मीर व पूर्वी अफगानिस्तान का काफी बड़ा भूभाग शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ग्रहण की थी और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला जो वर्तमान में मैसूर कर्नाटक में आता है, वहां पर उपवास के दौरान इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो मौर्य शासक बना था वो था बिंदुसार। जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी बना था। बिंदुसार 293 से 272 ईसा पूर्व तक उन्होंने मगध पर शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार व जैन ग्रंथों में से कहा गया है दिव्य वरदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में दिव्य वरदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर दो विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए सर्वप्रथम अशोक व उसके बाद सुशील को भेजा था। बिंदुसार को यूनानी शासक बिंदुसार को यूनानी शासक एमिथ्रोचेट्स भी कहते थे। इसका अर्थ है इसका
इसका अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासन के समय यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायनेक्स नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यदि बिंदुसार को यूनानी शासक एंटियोकस भी कहते थे। इसका अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। बिंदुसार के शासन के समय यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायनेक्स नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के बाद अगला मौर्य शासक बना था सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद तीसरा जो मौर्य शासक बना सम्राट अशोक, जिनका राज्यकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। तो जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने पिता यानी सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासक बना था। मगध का शासक बना था सम्राट अशोक को देवाना प्रिय प्रियदर्शी जैसी उपाधि प्राप्त की, अर्थात देवताओं में प्रिय या देवताओं के प्रिय, अर्थात देवताओं के प्रिय। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक अपने पिता शासक बने थे और सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध
मगध का शासक बना था। इसका उल्लेख जनश्रुति में किया गया है। सम्राट अशोक देवानंद के लिए वे देवानंद के लिए जैसी जैसी उपाधियां प्राप्ति अर्थात देवताओं के प्रिय मार्स की वे गुजरात अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है और सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था। लगभग 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और मास्की तथा गुजरात दो अभिलेख हैं जिनमें इन सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है और सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी लगभग 261 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग आक्रमण के दौरान कलिंग आक्रमण से लाखों लोग मारे जाने के कारण अशोक ने दम का मार्ग अपनाया था अर्थात जन कल्याण का मार्ग अपनाया था और सम्राट अशोक प्रथम मौर्य शासक था। सम्राट अशोक प्रथम मौर्य शासक था जिन्होंने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। यानी सम्राट अशोक प्रथम मौर्य शासक था जिन्होंने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सम्राट
अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यानी सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और अंतिम मौर्य शासक भद्रबाहु बना था और इसके अंतिम जो मौर्य शासक बना था वो बृहद्रथ बना था। अंतिम मौर्य शासक का नाम बृहद्रथ था। तो ये हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था 322 से 298 ईसा पूर्व तक। फिर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना, मौर्य वंश का दूसरा शासक बना था और मौर्य वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक बना था। सबसे सुयोग्य शासक था सम्राट अशोक। और इस प्रकार ये मौर्य साम्राज्य के बारे में